बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम जर्नल साइंस 8th क्लास की जर्नल साइंस है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि जर्नल साइंस के लेक्चर हैं हम लोगों ने 4th क्लास से शुरू किए थे, तो 8th क्लास की जर्नल साइंस का लेक्चर नंबर 1 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी 12 चैप्टर्स हैं बाकी क्लासेस की तरह से। सबसे पहला चैप्टर है वो इकोलॉजी है, अगला नर्वस सिस्टम है, फिर वेरिएशन ऑफ जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल रिएक्शंस है, एसिड बेस एंड साल्ट्स हैं, फोर्सेज एंड प्रेशर है, रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन है, और उसके बाद आगे जाएगा जी फिजिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, और उसके बाद यूनिवर्स और टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शन कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो हमारा क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हर वो चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जहाँ पर कोई जानदार रहता है तो हर वो चीज़ है हमारी इन्वायरमेंट कहलाती है। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन असल तौर पर फिर क्या होगी, इकोलॉजी की डेफिनेशन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक होता है उसको हम इकोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। और इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है जी इसके अंदर डिफरेंट साइकिल्स हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे प्लेनेट अर्थ वाहिद है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं जो कि आपस में और अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले इन्होंने बायोकेमिकल साइकिल्स बताए हुए हैं। सबसे पहला जो साइकिल है वो ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन का साइकिल का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में किस तरह से साइक्लिक वे में मूव करती रहती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये हमारे इन्वायरमेंट में आती कहाँ से, हमारी उन्होंने कहा कि कई 100 साल पहले जब लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। पहले नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट था, फिर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बना। तो फ्यू बिलियन ईयर्स गो पहले मोलेकुलर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हुई और ओजोन लेयर भी कुछ अर्सा पहले है वो बनी। अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 21% हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है। अब एक एमसीक्यूज आता है कौन सी गैस सबसे ज्यादा मेरे हमारे इन्वायरमेंट में, तो बच्चे फौरन ऑक्सीजन लगा देते हैं। नहीं बेटा, सबसे ज्यादा जो मौजूद है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है और दूसरे नंबर पर है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है और ये 21% गैस है ये मौजूद है। ये अब हासिल कहाँ से होती है, हम लोग इसको इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। हवा में भी और पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो हम फूड खाते बेटा, अब जैसा कि आप सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है, प्लांट से जो भी हम फूड हासिल करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनती है फूड। उसमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से आगे बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बनती जाती हैं। फ्रुक्टोज बन गया या बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बनती जाती हैं। तो उससे भी हमें ऑक्सीजन हासिल होती है। बाकी हम सांस जब लेते हैं उससे भी ऑक्सीजन हासिल करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए हमें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अक्सर सवाल पूछा जाता है हमें सांस हम क्यों लेते हैं, जो जनरली सवाल है कि हम जिंदा रहने के लिए नहीं, हम अपने एनर्जी हासिल करने के लिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो करने के लिए हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एनर्जी मिलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फिर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। वाटर है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है और फोटोसिंथेसिस से फिर साइकिल होके ऑक्सीजन है एज ए बाई प्रोडक्ट बनती है और साथ ग्लूकोज बनता है और इस तरह से साइक्लिक वे में ये जो ऑक्सीजन है वो मूव करती रहती है। तो यही इधर लिखा हुआ है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है वो 21% है जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए 21% हमारे इन्वायरमेंट में निकलती है। और प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज ए सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल और प्लांट दोनों से ये निकलती है और इस तरह से ये साइक्लिक वे में ऑक्सीजन है वो मूव करती रहती है। तो ये एक छोटा सा साइकिल दिया हुआ था जिसको क्या कह देते हैं आप लोग, ऑक्सीजन साइकिल का नाम दे देते होते हैं। आगे कार्बन है, कार्बन भी
उन्होंने कहा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती और जाती रहती, निकलती रहती है और ऐड अप होती रहती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और दूसरी अशकाल की फॉर्म में ये आती जाती रहती है। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 0.04%। 0.03 से 0.04% तक ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड है वो मौजूद होती है। ये भी इसी तरह से साइक्लिक वे में मूव करती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी मौजूद होती है। तो वो आप देखते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से। अब आप लोगों ने अभी देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन चाहे एनिमल करें चाहे प्लांट्स करें, हम यहां से शुरू कर लेते हैं। कार्बन साइकिल, कार्बन का अगर साइकिल स्टार्ट करना है, ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल है, फर्ज करें इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो, इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो, इससे क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा होती रहेगी, उसको एब्जॉर्ब कौन करेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन है बदले में निकाल देंगे। और इस तरह से एक साइकिल तो ये कंप्लीट हो गया कि पौधों से एनवायरनमेंट में गई, एनवायरनमेंट से दोबारा फिर पौधों में आ गई। अब जब ये भी जानदार मरे, ये जानदार मरे, ये जानदार मरे, जब इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये मर जाता है, तो ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। फॉसिल फ्यूल्स को जब निकाल के बाहर जलाया जाता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। और इसके अलावा लकड़ी वगैरह कोई जलाई जाती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है। और इसी तरह से जो ओशंस हैं, ओशंस के अंदर जो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, उनके अंदर जब रिएक्शन होता रहता है तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती रहती है। इसी तरह से हवा से मिट्टी में, पौधों में, इस तरह से साइक्लिक वे में कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती रहती है, जिसको क्या कहते थे आप लोग, कार्बन साइकिल का नाम दे देते होते हैं। एक एमसीक्यू इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो वही है कि एनिमल है, कार्बन जो कंपाउंड ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर इनके मौजूद होते हैं, एनिमल में भी और प्लांट के अंदर भी। ये रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एनवायरनमेंट में भेजते हैं, और इसके अलावा ये जो जलने का प्रोसेस है, इसके जरिए, कंबशन के प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है। और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के जलने से जो कोयला, ऑयल और गैस है, इसके जलने से भी एटमॉस्फेयर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर वो, यानी कि ये जो अर्थ के क्रस्ट है उधर से निकल के तो ऊपर जाती रहती है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से हो क्या रहा है, अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के पैरेलल चलते रहे, ये अगर चलते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई चीज ज्यादा होगी ना कम होगी। लेकिन मसला क्या हो रहा है, हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग के ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड डे बाई डे हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो रही है, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। ये अगर फर्ज करें कि ग्रीन हाउस बनाए, ग्रीन हाउस किसके लिए बनाया जाता है, सब्जियां उगाने के लिए, बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए हम शीशे के घर बना देते हैं। उसके अंदर रोशनी आती तो है, लेकिन जो हीट की शक्ल में जब वो वापस जाना चाहती है तो वो वापस नहीं जा पाती, वो उस तरह ही रहती है, जिसकी वजह से सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो भी पक जाती हैं, गर्मियों वाली सब्जियां भी सर्दियों में पक जाती हैं, यानी कि बेमौसमी सब्जियां हम पका लेते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस के अंदर हम सब्जियां बनाते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, हमारे अर्थ क्रस्ट के इर्द गिर्द ना कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेज हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द इकट्ठी होती जा रही हैं। ये सूरज से आने वाली रोशनी को आने तो देती हैं, लेकिन वापस नहीं जाने देती। जब हीट है वो होती रहेगी हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। हर 100 साल के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंबशन बहुत ज्यादा हो रही है, जलने के अमल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंडस्ट्रियों के अंदर आग बहुत सारी लगाई जा रही है, फसलों को आग लगा दी जाती है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इसके अंदर मेजर एक काज है, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है, वो नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्स से बढ़ने से फॉसिल फ्यूल बर्निंग और डिफॉरेस्टेशन होती है, और उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला, ऑयल और गैस जब जलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठी हो जा रही है। और डिफॉरेस्टेशन है, अनप्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज है, ये भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर देखें तो बहुत
बहुत ज़्यादा जो गैस है वो दरख्त है वो भी काटे जा रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टिम्बर के लिए और वुड फॉर द फ्यूल, इन सारे पर्पजेज के लिए दरख्त है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जिन्होंने यूज करना था वो भी खत्म हो रहे हैं और बल्कि उनको जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से और काटा जा रहा है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डे बाई डे बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये ग्रीन हाउस का एक शीशे का बना हुआ घर होता है जो कि बेमौसमी सब्जियां बनाने के लिए ये यूज होता है, टेम्परेचर को हाई रखने के लिए। लेकिन ये वाला प्रोसेस अब नेचुरली दुनिया के अंदर हो रहा है कि शीशे की तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्ट कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो रहा है और हमारे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे देते होते हैं। ये सारी की सारी बात था कि आगे जो इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शन, जब जानदार हमारे इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है वो कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्या होता है? दो स्पीशीज का रिसोर्सेज के लिए मुकाबला, फूड के लिए मुकाबला, शेल्टर के लिए मुकाबला, ये क्या कहलाता है? कंपटीशन अक्कर व्हेन द टू लिविंग स्पीशीज हैव ए कॉमन रिसोर्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक, और ये डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, प्लांट्स में लाइट, वाटर, मिनरल्स की वजह से होता है और एनिमल में फूड, वाटर, स्पेस और शेल्टर वगैरह के लिए कंपटीशन होता है। ये इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों तरह का हो सकता है। प्रीडेशन, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप यानी शिकार और शिकारी का रिलेशन है, जो उसको क्या कह देते हैं? बियर जैसा कि एक प्रीडेटर है, ठीक है, मछलियों के ऊपर भी ये शिकार करता है और दूसरे जानदारों के ऊपर भी शिकार करता है। ये फ्रॉग है, ये छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर उनको खाता है, तो ये उनका प्रीडेटर है, इंसेक्ट्स वगैरह प्रे हैं। जो प्रीडेटर कौन से होते हैं? जो शिकार करते हैं, और जो प्रे होते हैं वो शिकार होते हैं। जैसा कि हिरन है वो प्रे है और लायन क्या चीज है? प्रीडेटर है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी ऐसे मौजूद होते हैं जो कि प्रीडेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। उनकी एग्जांपल कौन सी? ये पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये मक्खियों वगैरह को पकड़ लेते हैं, ये प्लांट इनके साथ चिपक जाते हैं और उनके फूड ये खा लेते हैं। सिम्बियोसिस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े एमसीक्यूज आते हैं, ये एफएससी की बायोलॉजी की इकोलॉजी में भी लिखी हुई है। दो डिफरेंट स्पीशीज जब इकट्ठी रह रही हो, उनका इकट्ठा रहना क्या कहलाता है? सिम्बियोसिस। अब सिम्बियोसिस 3-4 तरह का हो सकता है। दो स्पीशीज का इकट्ठा रहना क्या कहलाता है? सिम्बियोसिस। इसमें पैरासाइटिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कमेंसलिज्म हो सकता है। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म जब दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पैरासाइटिज्म क्या होता है? दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट क्या होता है? जो कि किसी दूसरे जानदार को अपने ऊपर रख रहा होता है और बदले में जो पैरासाइट है उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। जैसा कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं, हम जुएं फर्ज करें जी सर में पड़ गई, तो हम उनके होस्ट हैं, वो पैरासाइट है, बदले में बीमारी करा रही हैं और फूड भी हमारे से हासिल कर रही हैं। लीवर फ्लूक है, टेप वर्म है, हमारे एंडो पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ये होस्ट पैरासाइट जो रिलेशनशिप है इसको पैरासाइटिज्म कहते हैं। दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, एक को फायदा दूसरी को नुकसान, इसको क्या कह देते हैं? पैरासाइटिज्म। आगे आ जाता है जी म्यूचुअलिज्म। दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, दोनों को एक दूसरे का फायदा हो रहा हो। दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, दोनों को एक दूसरे का फायदा हो रहा हो। ऊपर वाली में दो इकट्ठी रह रही है, एक को फायदा एक को नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा एक दूसरे से हासिल हो। जैसा कि बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, उनको फायदा भी हो रहा होता है, हमारे से फूड भी हासिल कर रहे होते हैं, बदले में हम भी बैक्टीरिया को जगह रहने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो विटामिन के प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप जब दोनों को बेनिफिट मिल रहा हो उसको क्या कह देते हैं जी? ये हनी बी और फ्लावर का एक दूसरे को बेनिफिट होता है। हनी बी उनकी क्या करवा देती है जी? पोलिनेशन करवाती है और बदले में वो हनी बनाने के लिए उनको नेक्टर मिल जाता है। कमेंसलिज्म, दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हो, एक को फायदा दूसरी को ना कोई फायदा ना नुकसान। कमेंसलिज्म, जैसा कि एग्जांपल दे लेते हैं, जो बड़ी फिशेज होती हैं उनके साथ छोटी रिमोरा फिश एक होती है, वो उनके ऊपर चिपक जाती है। बड़ी फिश को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जी ठीक है, उनको एक फ्री की राइड मिल जाती है, उनके साथ वो चिपक जाती हैं बड़ी फिशेज के साथ जो छोटी फिशेज होती है। एक तो उनको फ्री की राइड मिल जाती है, जब वो फूड खाती हैं, अपना शिकार पकड़ती हैं, उनके मुंह से जो फूड गिरती है वो ये खा भी लेती हैं। छोटी फिशेज का फायदा हो जाता है, बड़ी फिश को ना फायदा ना नुकसान। तो इसको क्या कह देते हैं? कमेंसलिज्म। ठीक है, ये कमेंसलिज्म है। बर्ड बिल्डिंग द नेस्ट ऑन द ट्री,
ठीक है, एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन द लार्ज ट्रीज, ये सारी के सारे एग्जांपल्स हैं कमेंसलिज्म की, ये इधर बताई हुई हैं। बड़े दरख्तों के ऊपर छोटे दरख्त जो ग्रो कर जाते हैं तो वो कमेंसलिज्म ही है। अब जो इकोसिस्टम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये क्या चीज है, एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कम्युनिटी अगर अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ स्टडी किया जाए, द सिस्टम फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग को नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ अगर स्टडी किया जाए तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, इकोसिस्टम का नाम दे देते होते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा मूव करती रहती है। जो इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे पहले एनर्जी स्टार्ट कहां से होती है, वो प्रोड्यूसर से होती है। एनर्जी स्टार्ट कहां से होती है, प्रोड्यूसर से। पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, प्लांट्स, एल्गी, और उसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, उनमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर का होता है। ये भी एमसीक्यूज आता होता है कि ये एनर्जी को ट्रैप करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मेजरली प्लांट्स और एल्गी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। इनको खाने वाले क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर को हम 2-3 तरीकों से डिवाइड कर लेते होते हैं। कंज्यूमर को बाद आगे आ जाते जी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। एग्जांपल मैं दे देता हूं ये कैसे हमने जी डिवाइड की। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए, प्रोड्यूसर के बाद जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा टर्शरी कंज्यूमर। एग्जांपल दे देता हूं, प्लांट्स थे, उनको जी खाया किसी टिड्डी ने, किसी इंसेक्ट ने खाया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। या बकरी ने खाया, बकरी प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। बकरी को खा लिया किसी शेर या चीते ने तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। उसको आगे किसी और जानदार ने खा लिया, वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्लांट हो गया। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट से फूड हासिल कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हर्बीवोर भी कहते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो गोश्तखोर होते हैं। हर्बीवोर वो होते हैं जो अपनी खुराक प्लांट से हासिल करें। कार्निवोर वो होते हैं जो अपनी खुराक किसी एनिमल से हासिल करें। कार्निवोर गोश्तखोर होते हैं और हर्बीवोर जो क्या होते हैं, प्लांट से खुराक हासिल कर रहे होते हैं। एक जानदार होती हैं ओमनीवोर्स, जैसा कि हम हैं, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों से खुराक हासिल कर सकते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। ये सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, ये कार्निवोर्स हैं। सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो असल तौर पर कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। डीकंपोजर्स, जब ये सारे जानदार मर जाते हैं, इनको डीकंपोज कौन करता है, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं डीकंपोजर्स की, जो कि जब सारे जानदार मर जाते हैं तो इनको गला सड़ा के जमीन का हिस्सा बना देते हैं। यहाँ से फिर प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, और इस तरह से जो चीजें हैं वो साइकिल होती रहती हैं। फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फूड चेन। फूड चेन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ द फूड। फूड चेन क्या होती है कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से फूड है एक फ्लो में चलती जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है, तो ये फूड चेन होती है। जैसा कि प्लांट को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को आगे आउल ने खा लिया, तो ये क्या चीज है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम हो रही है। जब ये सारे मरे तो इनको डीकंपोजर ने डीकंपोज कर दिया, ये फिर जमीन का हिस्सा बन गया। इस तरह से फूड चलती रहती है। अब फूड चेन अकेली नहीं होती, ये जो अकेला प्लांट को नहीं खा रहा या चूहे को कोई अकेला सांप नहीं खा रहा, और भी जानदार खाते हैं, इसलिए फूड चेन हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। उसको क्या कह देते हैं, फूड वेब। इस तरह से ये एक प्लांट को खाने वाला माउस भी है, रैबिट भी है, ये ग्रास ऊपर भी है, इनको खाने वाले आगे कितने सारे जानदार हैं। डिफरेंट फूड चेन्स आपस में मिली हुई होती हैं, तो फूड वेब होती है। और फूड वेब की शक्ल में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती रहती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डीकंपोजर में। एनर्जी हमारे इन्वायरमेंट में नेक्स्ट लेवल पर जाती रहती है और हीट की शक्ल में हर लेवल पर रिलीज होती है। अनईटन बॉडी पार्ट्स हैं। अब जब जानदार, जब फर्ज करें शेर ने हिरन को पकड़ा, अब हिरन खुद तो नहीं उसके पास आ जाता कि आज जी मुझे खा लो। शेर को बड़ी एफर्ट का ताक लगानी पड़ती है, उसको पकड़ने के लिए भागना दौड़ना पड़ता है। फिर वो जब चीरता फाड़ता उसमें एनर्जी वेस्ट हो गई, रेस्पिरेशन में एनर्जी वेस्ट होगी, कुछ उसके पार्ट्स हड्डियां बच गई और कुछ फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया, उसी तरह से बॉडी से निकल गया, कुछ वेस्ट मटेरियल की शक्ल में निकल गया। इस तरह से जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है। तो द टोटल हाईएस्ट एनर्जी
जो होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पर होती है, और जो लास्ट लेवल होता है फूड चेन का, अब ये देखो सबसे ज्यादा अगर एनर्जी देखेंगे तो वो प्रोड्यूसर पर होती है, तो हर लेवल पर जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। तो जो टर्शरी कंज्यूमर है उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। तो ये याद रखिएगा, हर लेवल पर जो एनर्जी होती है 90% एनर्जी ना हर लेवल पर, प्रोड्यूसर के पास अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी है ना, तो अगले के पास 10 रह जाएगी, अगले के पास 1 रह जाएगी, उससे अगले के पास 0.1 रह जाएगी। 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, किन अशकाल की शक्ल में, इन शक्लों की शक्ल में। तो ये पायरामिड्स जो ऑफ एनर्जी है, पायरामिड ऑफ बायोमास है, प्रोड्यूसर हमेशा तादाद में भी ज्यादा होते हैं, इनके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, प्राइमरी उनको खाने वाले उससे कम, उनको खाने वाले उससे कम, उनको खाने वाले उससे कम। तो ये एक तकूनी शक्ल बन जाती है जिसको क्या कह देते हैं, पायरामिड ऑफ एनर्जी या पायरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेट है प्लांट्स का हमेशा ज्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उनका काम होता जाता है। चेंजिंग इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर चेंज है वो क्यों आ रहे हैं, ये इधर एनर्जी का लॉस्ट भी बताया होगा, जो 90% होता है जो नेक्स्ट लेवल पर है वो लॉस्ट हो जाती है, इधर बताया हुआ, तो वो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ जो MCQs है आते हैं आप लोगों के। इधर नहीं बताया हुआ, वो आगे बताया होगा तो मैं वो इंडिकेट कर दूंगा आप लोगों के। 90% एनर्जी हर लेवल पर लॉस्ट हो जाती है। अब आ गया, ये आ गया जी इक्वेटिक, अब आगे आ जाता है जी वाटर changes in the water supply. Water is an important for the life, all the life forms depend upon the यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेटिक लाइफ ऑन द अर्थ 90% ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ द अर्थ है, और बाकी इसके अलावा जी फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड्स वगैरह के अंदर ये मौजूद होती हैं। अगर ये वाटर की सप्लाई प्रॉपर ना हो, नेचुरली चीजें डिस्टर्ब की जाए, तो उससे हमारा इकोसिस्टम है वो तबाह हो रहा है। किसी दूसरी पॉपुलेशन से यानी कि एलियन कुछ स्पीशीज हैं वो इंसर्ट कर दी जाए किसी और इकोसिस्टम के अंदर, जैसा कि खरगोश पाकिस्तान के अंदर लाए गए थे यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। यूकलिप्टस ट्री है वो लाया गया, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये जो सफेदे का दरख्त है ये मौजूद नहीं था, तो ये इंपोर्ट किया गया, तो इसकी वजह से कई और स्पीशीज हैं प्लांट्स की वो इफेक्ट हुई। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू द न्यू पॉपुलेशन है, जब ये होता है तो इससे जो लिविंग इकोसिस्टम जो उस जगह का नेचुरल होता है, नेटिव होता है, उसको बड़ा इफेक्ट होता है। जो इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं जो बाहर से आती हैं वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। हंटिंग, नेचर हैज ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ हंटिंग। अब हंटिंग प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप एक नॉर्मल बैलेंस है वो चलता रहता है, लेकिन मसला क्या होता है जब इंसान भी हंटिंग करना शुरू होता है। अब एक जगह पर 5 हिरन है, शेरों ने 1 खा लिया, 4 बंदों ने मार दी, तो वो हंटिंग का जो बैलेंस है ओवर हंटिंग की वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम हमारा तबाह हो रहा है। माइग्रेशन, सम एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया फॉर द बेटर सोर्सेज के लिए, और माइग्रेशन में अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन, उसकी वजह से भी तबाही हो जाती है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसा कि सर्दियों में आते हैं बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर भी और वेटलैंड्स के ऊपर भी। अब इंसान के नेगेटिव इफेक्ट्स तो हैं ही हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और सारी की सारी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जो इन्वायरमेंट के अंदर इंसान डाल रहा है। रिफॉरेस्टेशन कर रही है, दरख्तों को जहां से काटा है नए से नए फॉरेस्ट हैं, और रिफॉरेस्टेशन ऑफ द प्लांटेशन ऑफ ट्री वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम काज, और वहां पर दोबारा फॉरेस्ट लगा दिए जाते हैं। एफॉरेस्टेशन कोई ऐसी जगह पर, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन तीनों टर्मिनोलॉजीज में फर्क है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्त को काट देना, रिफॉरेस्टेशन जहां से काटे वहां पर नए लगाना, एफॉरेस्टेशन जहां पर पहले मौजूद नहीं थे वहां पर नए दरख्त लगाना एफॉरेस्टेशन का होता है। उसके अलावा हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेज फैक्ट्री से निकल रही हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं, प्लूटेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, सीवेज इन द अर्बन एरियाज उसको तबाही कर रहे हैं। वो जो तबाही हो रही है यूज ऑफ प्लास्टिक्स हो रहा है, तो इनको अगर हम प्रॉपर वे से कंट्रोल करें तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ हो रहा है। तो ये पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है कि हम इन्वायरमेंट को, यानी कि अगर इंसान कंट्रोल करना चाहे, कंट्रोल इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन पर भी, वाटर पोल्यूशन पर भी, लैंड पोल्यूशन पर भी, ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है। ये इंसान का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पोल्यूशन फैला भी वैसे इंसान ही रहा है, कोई दूसरा जानदार नहीं फैला रहा है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या चीज़ है, कंजर्वेशन
ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जब जो दुनिया से नापैद होने वाली स्पीशीज है जिनके नंबर बहुत कम रह गए, उनके लिए एनजीओज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बनाई गई हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको कंजर्व करके एक्स सिचू या इन सिचू कंजर्वेशन, एक्स सिचू यानी कि वो जो हम पर रहते हैं उनसे अलग किसी जू वगैरह में, किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जाके उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, या फिर इन सिचू कंजर्वेशन जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर ही उनको कंजर्व कर लिया जाए। तो हमें नेचर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। फूड चेन के जरिए एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। ग्रीन प्लांट मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। अगर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में ओवरऑल वर्ल्ड में देखे जाए तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में एलजी सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। द प्रोसेस विच कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रीन हाउस जो गैस है ये क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, वापस से नहीं जाने देती। द इंटरेक्शन इन विच बोथ द मेंबर्स कैन बेनिफिट, दोनों का फायदा हो रहा हो तो वो म्यूचुअलिज्म है। एक का फायदा एक का नुकसान हो तो वो क्या हो जाएगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, पैरासाइटिज्म। और एक का फायदा दूसरे का ना कोई फायदा ना नुकसान तो फिर कमेंसालिज्म। तो यहां पर ऑप्शन आएगा म्यूचुअलिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट किल द अदर्स फॉर द फूड, तो उसको क्या कह देंगे हम, प्रीडेटर। जो किल होता है उसको प्रे कहते हैं। The rhizobium is a group of the bacteria which live in the roots of the some plant, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दोनों का फायदा हो रहा होता है तो इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म का नाम दे देते होते हैं। ये म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल भी दी हुई है। द फूड चेन विच द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी टू द अर्थ, जो सन एनर्जी को करते हैं कैप्चर, उनको क्या कहते हैं, हमेशा प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है हमेशा फूड का। आगे आ जाता है जी, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी इज फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक मूव करती जाती है। कार्निवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन द मार्शी प्लेसेस, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ग्रीन हाउस ट्रैप करती है किसको, हीट को। और उसके बाद आगे आ जाता है जी, द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो कि खत्म नहीं हो रहा, वो कौन सा है, प्लास्टिक बैग्स हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश जो था इकोलॉजी से रेलिवेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि कल हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे और वो कौन सा होगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको इंडिकेट कर दिए हैं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर होगा, वो होगा बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और उसके बाद आगे हो जाएगा जी वेरिएशन और जेनेटिक्स का। इस तरह से एक एक चैप्टर करके इंशाल्लाह ये सारी की सारी साइंस को हम कवर करेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और बाकी बुक्स भी कवर कर रहे हैं। बाकी सीटी और पीएचडी के अभी 20 से 25 दिन हैं और उसके लिए हमने क्रैश टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर डेली बेसिस पर हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और 3000 इसकी फ़ी होगी। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो हमारे पास आप रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।